नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। सोने और चांदी की तेजी पर लगा ब्रेक, डॉलर में रिकवरी से बना दबाव। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दिया जून में दरें बढ़ाने का संकेत। कच्चे तेल में तेजी जारी, ब्रेंट $50 के पास। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर बाजार की नजर। डॉलर में रिकवरी से बेस मेटल्स लड़खड़ाए, कॉपर 0.5% टूटा, निकल में गिरावट ज्यादा। दालों में सिर्फ चना तेज, एक महीने में भाव 10% से ज्यादा चढ़ा, लेकिन ऊंची कीमतों पर करीब 80% घटा, वायदा में कारोबार। और दक्षिण भारत के कई इलाकों में प्री मॉनसून भारी बारिश, मछुआरों को तमिलनाडु के समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। कमोडिटी बाजार में आज सबसे अहम खबर अमेरिका से आ रही है, क्योंकि अमेरिका के फेड ने ऐसा संकेत दिया है कि शायद वो जून में ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से सोने की जो तेजी थी उस पर हल्का ब्रेक दिखाई दे रहा है। आज वो हल्का सा प्रेशर में आया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। घरेलू बाजार में भी बहुत ही लैकलस्टर ट्रेड है। इंटरनेशनल मार्केट में आप देख सकते हैं कि थोड़ा दबाव ज्यादा है। भारतीय बाजार में मात्र 0.18% की कमजोरी, कमजोर रुपया है और इसकी वजह से ही आप यहां पर थोड़ा कम दबाव देख रहे हैं। लेकिन चांदी में 0.5% नीचे कारोबार हो रहा है, वहां प्रेशर थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन कच्चा तेल काफी ज्यादा तेजी से कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेजी बनी ही हुई है, लेकिन भारतीय बाजार में भी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ 1% ऊपर। कमजोर रुपए से घरेलू कीमतों को डबल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आज अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी आने वाली है और उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन अगर आप बेस मेटल्स की बात करें तो वहां पर कॉपर के साथ सभी मेटल्स करीब 0.5% टूटे हैं। 0.5% से कुछ ज्यादा भी दबाव देख रहे हैं बेस मेटल्स में। लेकिन अगर आप एग्री कमोडिटीज की बात करें तो वहां चने पर रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है। पिछले एक महीने में इसकी कीमतें 10% से ज्यादा उछल चुकी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ऊपरी स्तर पर जो वॉल्यूम्स है वो कम हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये भी बात गौर करने वाली है कि दूसरी दालों में तेजी नहीं आई है, सिर्फ चने में ही एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ अहमदाबाद से भगवती फ्लोर मिल्स के नितिन पटेल जुड़ रहे हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका। अरहर और उड़द वहां पर तेजी नहीं है, लेकिन चना काफी तेज इस महीने कारोबार कर चुका है। एक तरह से कह सकते हैं एक तरफा तेजी है। क्या लगता है ये तेजी अब कुछ थमेगी? नहीं, इसमें सबसे ज्यादा यूज चने का होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी चने का इंडिया में है। सामने ये साल क्रॉप 25 से 30% क्रॉप कम है, और उसके सामने आप कोई भी कीने तो कोई स्टॉक में भी इतना माल नहीं है, नहीं वायदा बाजार में भी इतना कोई वॉल्यूम नहीं है। सिर्फ स्टॉक माल चना का उत्पादन कम होने के हिसाब से ही ये बाजार अच्छा है, और सामने इंपोर्ट माल कम है। मुझे कहेंगे में 50,000 टन से ज्यादा कोई माल पड़ा नहीं है, और नया आएगा तो वो 9वें 10वें महीने में आएगा। तब तक चने में शॉर्टेज रहेगी, और शॉर्टेज के हिसाब से ही ये बाजार अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है बाजार अभी कोई घटने की उम्मीद नहीं। ओके, तो अभी फिलहाल कुछ कमी आने की कीमतों में उम्मीद कम दिखाई दे रही है, लेकिन कारोबारियों की दलील है कि चने की तेजी को उसके फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जरा गौर करने वाली बात यह है, दालों में सिर्फ चना है जो पिछले एक महीने में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ इसकी कीमतें बढ़ी हैं। वायदा बाजार में इसका कारोबार लगातार गिरता जा रहा है। एक महीने में चने का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 80%, 78% गिर चुका है। 20 अप्रैल को करीब 700 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले चने में आजकल मुश्किल से 150 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। यानी सिर्फ कीमतें बढ़ रही हैं, कारोबार नहीं। और ये इस बात का संकेत भी माना जा सकता है कि चना वायदा चंद लोगों के हाथ में रह गया है। तो फिर किसे हो रहा है चना वायदा से फायदा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जी। दालों का प्रोडक्शन कम है, लेकिन दाम सिर्फ चने के क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा क्या खास है? कहीं वायदा तो जिम्मेदार नहीं? हाँ, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं CNBC आवाज को कि जो विश्लेषण आपने दिया है बहुत अच्छा, बढ़िया विश्लेषण है, और चैनल्स को, बिजनेस चैनल्स को ऐसे ही मार्केट का ट्रैकिंग करना चाहिए। तो दिस इज वेरी गुड एनालिसिस। तो इसका जवाब जरूर
मार्केट क्यों तेजी में है, इसके कई कारण है। फंडामेंटल रीजन भी है, टेक्निकल रीजन भी है, और तीसरा है स्पेकुलेटिव रीजंस। तो फंडामेंटली हम देखेंगे तो जरूर एक दबाव यानी प्रेशर, हार्वेस्ट प्रेशर बनना चाहिए था मार्केट में, वो नहीं बना है। और पिछले साल जो 7 से 8 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक जो था 2015 में, 2016 में कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं। वी आर स्टार्टिंग द सीजन 1 मार्च को विद 0 ओपनिंग स्टॉक। तो और उत्पादन में जरूर 10% कम है। सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने पहले 81 लाख टन का अनुमान दिया था, उसको घटा करके अभी मुझे लगता है इट इज अबाउट 73 लाख टन्स। तो उसका इतना ही प्रोडक्शन है। और इसमें चना में कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ट्रेडर्स दे आर बिगिनिंग टू बिल्ड द स्टॉक्स। और क्या इसका फायदा किसान को मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 6,000 रुपया आज वायदा बाजार में है, स्पॉट मार्केट में भी दिख रहा है, तो उसका फायदा क्या किसान को मिल रहा है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि किसान को इस तेजी का पूरा फायदा मिल रहा है। इसके लिए मैं दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, व्हाई आर प्राइसेस राइजिंग, दिस इज वन। सेकेंड, डिमांड साइड में आप देखेंगे तो इस साल जून महीने से ही डिमांड सीजन शुरू हो जाएगा। जो रमजान सीजन है, रमजान मंथ जो फास्टिंग मंथ है, उसका बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर में विल बी हिंदू फेस्टिवल्स। तो उसमें डिमांड इस साल जून से ही शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ट्रेडर्स आर बिगिनिंग टू बिल्ड इन्वेंट्री इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। तीसरा है ग्लोबली येलो पी, जो पीला वटाना जो है, जो चना का अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है, उसका अगला अराइवल, अगला हार्वेस्ट और अराइवल कनाडा से होगा सितंबर महीने में ही। तो तब तक चना में तेजी जारी रहने की उम्मीद मैं रखता हूं। ओके, तो चने में अभी कुछ दिन तक तेजी जो है वो जारी रह सकती है। हमारे साथ एसएमसी कॉम्प्लीट के रवि सिंह भी जुड़ रहे हैं। रवि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल जो मन में उठ रहा है वो ये कि हाजिर में जो वायदा का दाम जो है वो हाजिर से नीचे है, तो इस वक्त आपको क्या लगता है, वायदा इस तेजी के लिए क्या जिम्मेदार माना जा सकता है? देखिए, इस समय अगर देखें तो पूरी तरह से जो फंडामेंटल है वो यहाँ पर खास तौर से प्राइसेस को इतनी ऊपर ले जा रहे हैं। पहले कि 3 एस्टिमेट्स आए, तीनों एस्टिमेट्स में तीसरा जो एस्टिमेट आया उसमें क्वांटिटी और गिरता गया कि इतना प्रोडक्शन होगा। अब ओवरऑल अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये क्लियर है कि जनवरी फरवरी में जो बारिश हुआ था उसकी वजह से चने की क्रॉप में 30% से ज्यादा, और इनफैक्ट उस टाइम पे जितने भी प्रोग्राम आवाज, CNBC आवाज हो रहे थे, सभी ने ये एस्टिमेट किया था कि 30% से ज्यादा का नुकसान क्रॉप में है, जो कि प्राइसेस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। वायदा में बात करें तो 50% से ज्यादा मार्जिन है। तो मुझे लगता है कि या तो मिलर यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन उन्होंने अपनी ले रखी है, क्योंकि उनको लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे थोड़े से चने के भाव बढ़ेंगे तो मिलर्स की एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिल रही है। साथ में स्टॉकिस्ट भी एक्टिव हैं, जैसे स्टॉक लिमिट बताया कि अभी नहीं है तो स्टॉकिस्ट भी हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल की वजह से यहाँ पर ये तेजी है। और वायदा बाजार की बात करें तो शायद ये कहीं ना कहीं से एक पैनिक होता है, ऐसे जब बढ़ जाता है प्राइजेस की, हो सकता है कोई ऐसा एक्शन हो जिससे कि वायदा बाजार में हिस्ट्री में देखें तो कई बार वायदा बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो हो सकता है इस वजह से बहुत से ट्रेडर जो है वो एक्टिव ना हो। लेकिन ओवरऑल रेट की बात करें तो अभी मुझे लगता है कि 6100 से 6150 तक के रेट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। जो सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है वो खासतौर से दालों की कीमतों के लिए काफी वर्स्ट होगी। ओके, रवि, चंद्रशेखर जी और नितिन, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो चने की तेजी कुछ हद तक फंडामेंटल्स यहाँ पर जरूर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ी और बढ़त यहाँ पर चने में रह सकती है, ये हमारे लगभग सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की लिस्टिंग कराने जा रही है सरकार, बात करेंगे ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, क्योंकि सरकार इसकी लिस्टिंग कराने की तैयारी में है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। हाय मनीषा, कब तक हो जाएगी ये लिस्टिंग और क्या डिटेल्स हैं बाकी? जी शुक्रिया मुग्धा। इसके लिए सरकार ने जब गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी तो वो नवंबर में उन्होंने उसका पहला ट्रांच निकाला था और ऐसा कहा गया था कि 6 महीने के बाद उसको एक्सचेंजेस पर लिस्ट कर दिया जाएगा। तो बीएसई एनएसई पे इसको लिस्ट किया जा सकता है और एज ऑफ नाउ 28 मई और 6 जून के बीच में कोई भी डेट हम यहाँ पर निकलती हुई देख पाएंगे। इसके अलावा सिर्फ लिस्टिंग ही नहीं, ट्रेडिंग भी यहाँ पर की जा पाएगी गोल्ड बॉन्ड्स में एक्सचेंजेस पर। ये भी जून से यहाँ पर शुरुआत हो सकती है। 5 टन सोना इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा किया गया है पिछले 3 ट्रांचेस में जब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। जो पहला लॉन्च था गोल्ड बॉन्ड्स का वो इशू किया गया था नवंबर में। उस टाइम सोने के प्राइसेस 2682 पे आरबीआई ने यहाँ पर फिक्स किए थे। सेकेंड ट्रांच था जनवरी के महीने में जब 2600 रुपए प्रति ग्राम के यहाँ पर प्राइसेस फिक्स किए गए थे। लेकिन उसके बाद जब मार्च में इसको लॉन्च किया गया तो 2916 के प्राइसेस यहाँ पर थे। ऑफकोर्स गोल्ड प्राइसेस जैसे कि हम बात करते रहे हैं 20% का इजाफा ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिखा चुके हैं। जब ये लॉन्च किए जाएंगे तो जिन लोगों ने गोल्ड बॉन्ड्स डीमैट फॉर्म में लिए हैं वो इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने फिजिकल यहाँ पर सर्टिफिकेट लिया है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही यहाँ पर आप कारोबार कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन्होंने सोना अभी तक यहाँ पर खरीदा है गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए काफी लोअर प्राइस पे खरीदा है और अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि भाव यहाँ पर 3000 के ऊपर हैं। तो क्विकली अगर आप इसको रिडीम भी कराना चाहें तो करीबन 15 से 20% का प्रीमियम यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। गवर्नमेंट काफी किक्ड ऑफ है इस चीज को लेकर और जो नई ट्रांच है यानी कि जो चौथा दौर है गोल्ड बॉन्ड्स का वो भी ड्यूरिंग इसी टाइम पे आने वाला है। तो वो भी लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक में जून में आप इसको आता हुआ देखेंगे। तो स्कीम ऑफ कोर्स गवर्नमेंट काफी खुश है इससे। हमने ऑलरेडी देखा है कि ज्वेलरी की मांग यहां पर इंडियन मार्केट्स में गिरती हुई नजर आई है। इन्वेस्टमेंट डिमांड तेजी पर है और गोल्ड बॉन्ड्स एक और जरिया है जहां पर आप गोल्ड के इन्वेस्टमेंट यहां पर गोल्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार की स्कीम टाइम पर आए और अच्छा रिटर्न मिले और इस बार अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आई एम श्योर जिन्होंने गोल्ड बॉन्ड खरीदा है वो लिस्टिंग के ऊपर को एक्साइटेडली वॉच करे होंगे। थैंक्स अ लॉट मनीषा। हमारे साथ एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज की रनिशा चिनानी भी जुड़ रही हैं। रनिशा, एक तरफ भारत में गोल्ड की ट्रेडिशनल डिमांड रोकने की कोशिश और अब फेड ने जो संकेत दिया है कि आज शायद वो जून में ही रेट बढ़ा दे, तो अब आप सोने की चाल आगे देख कैसी रही हैं? हाय मुग्धा, गुड मॉर्निंग। अगर हम गोल्ड की प्राइसेस में देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग मूवमेंट बना हुआ है पिछले एक हफ्ते से। कॉमेक्स पर $1260 से $1290 की रेंज है एंड सिमिलरली एट एमसीएक्स हम देखें तो 29,600 से लेके 30,400 की रेंज है। सो आई थिंक इसी तरह रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है एटलीस्ट फॉर 2-3 डेज। जो नया मोमेंटम हमें मिलेगा, यस आज फेड की मीटिंग मिनट्स हैं तो उससे कुछ पता चल सकता है कि फेड का क्या व्यू है। ओवरऑल जिस तरह से यूएस के इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं, जैसे लास्ट वीक नॉन फार्म पेरोल का डेटा था या जॉबलेस क्लेम्स के डेटा थे, उससे ये पता चल रहा था कि शायद यूएस में फेड रेट हाइक जो है वो जून मंथ में ना हो एंड वो सितंबर या दिसंबर में हो सकता है। और जिस तरह से बाकी के डेटास भी आ रहे थे यही दर्शा रहे थे, जो ट्रेडर्स है एनालिस्ट है उन्होंने यही स्पेकुलेट किया था कि जून मंथ में हम फेड रेट हाइक नहीं देखेंगे। एंड अगर आप उसके फ्यूचर्स की वॉलेटिलिटी देखो एंड नंबर्स देखो तो यही प्रोबेबिलिटी है कि 15% जितना प्रोबेबिलिटी है जून में रेट हाइक आएगा एंड 20% जितना प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई में रेट हाइक आ सकता है। बट कल पूरी गेम चेंज हो गई है। जिस तरह से कल जॉइंट कॉन्फ्रेंस में जो फेड के प्रेसिडेंट हैं दो, एक डेनिस लुकार्ड एंड अदर वन जॉन विलियम्स, उन्होंने ये बताया कि इस साल 2 से 3 रेट हाइक्स आ सकते हैं फेड की तरफ से। तो जो ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 या 2 रेट हाइक आएंगे एंड उसकी कॉन्ट्ररी जो बात हुई है फेड प्रेसिडेंट्स की कि 2 से 3 रेट हाइक्स आ सकते हैं, तो इस वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स में काफी अफरा तफरी हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स हमने देखा है फिर से एक रिबाउंड लेके 92 का लो बना के काफी अच्छी तेजी में बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है। एंड मुझे लग रहा है इस वजह से गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में आज शायद हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। जो रेंज ट्रेडिंग मैंने बताई आज शायद उसके
नीचे अगर प्राइसेस ट्रेड होती है, जैसे गोल्ड पे आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 30,000 का, अगर वो ब्रेक होता है तो हम प्राइसेस को नीचे 29,800 एंड 29,600 तक जाते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज 30,150 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर प्राइसेस ट्रेड करती है तो आई थिंक बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 30,400। तो मेरा व्यू दोनों तरफ का है, नीचे में 30,000 ब्रेक होता है तो सेल कीजिए, ऊपर में 30,150 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते तो बाय कीजिए। सिमिलरली सिल्वर में भी मुझे लग रहा है अगर प्राइसेस 41,200 के नीचे सस्टेन करती है तो सेलिंग की जा सकती है, 41,500 के ऊपर सस्टेन करती है तो बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल बायसनेस मुझे लग रहा है आज नेगेटिव रहेगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफी मजबूती में है ऑन द कमेंट्स ऑफ फेड प्रेसिडेंट मेंबर्स। तो आई थिंक सेल ऑन रैलीज, सेल का इनफैक्ट व्यू रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर में इफ जो सपोर्ट लेवल्स टूटती हैं तो। ओके, लेकिन रुपया वहां पर क्या व्यू है, क्योंकि आज रुपए में हम थोड़ी सी कमजोरी देख रहे हैं, आगे क्या व्यू रख रही हैं आप? आई थिंक रुपी में भी रेंज बाउंड मूवमेंट अभी कंटिन्यू रहेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग मूव्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 20 to 30 पैसा जितना आज एप्रिसिएशन और आ सकता है, बट प्राइसेस वोंट सस्टेन एट हायर लेवल्स। तो जिस तरह डॉलर इंडेक्स आज मजबूत है तो इस वजह से रुपी में ये कमजोरी बनी रहेगी, एप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा। 20 to 30 पैसा जितना आज मैं अप्रिसिएशन देख रही हूँ रुपी में। ओके, और वहीं क्रूड वो तो काफी तेजी से कारोबार कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी लगातार बढ़त बनी हुई है, भारतीय बाजार में आज आउट परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। तो क्या इन लेवल्स पे खरीदें? 3,240 का लेवल है इस वक्त। अगर आप क्रूड में देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स के साथ उसका हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन रहा है, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज हमने देखा है कि प्राइसेस ने डीकपल किया है डॉलर इंडेक्स से। एक तरफ डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ क्रूड भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन आ चुका है। देयर आर ओनली 3 फैक्टर्स जो प्राइसेस को काफी बुलिश मोमेंटम दे रहे हैं। पहला है कि हमने लिबिया में देखा है थोड़े बहुत, लिबिया एंड वेनेजुएला में काफी इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। सेकेंड है कि नेचुरल कैमिलिटीज जो कनाडा में आई थी, ऑयल वाइल्ड फायर, उस वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला। एंड थर्ड इज नाइजीरिया में जिस तरह से मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं ऑयल पाइपलाइंस पे, ये भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये तीनों फैक्टर्स जब तक बने हुए हैं आई थिंक प्राइसेस अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। अपसाइड में NYMEX WTI क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस अराउंड $50 के आसपास आ सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से अभी भी समथिंग 50-60 रुपीज का अपसाइड मोमेंटम MCX में बचा हुआ है, तो बाइंग की जा सकती है 3230 पे मे कॉन्ट्रैक्ट में फॉर द टारगेट्स ऑफ 3300। डाउन साइड में स्टॉप लॉस वुड बी 3180 एंड मुझे लग रहा है $50 के आसपास प्राइसेस थोड़ा बहुत टॉप आउट होके फिर एक करेक्शन दे सकती हैं, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये रैली बहुत ही ज्यादा कंटिन्यू रहेगी, एटलीस्ट दिस वीक मुझे लग रहा है टॉप आउट होके नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत हम करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त कच्चे तेल में। लेकिन बेस मेटल्स वहां पर प्रेशर है, चाइना के डेटा आने के बाद से लगातार प्रेशर देख रहे हैं। मे भी एक आध दिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला हो, लेकिन ओवरऑल प्रेशर ही रहा है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, क्या व्यू है? आज तो अच्छे खासे गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है इस वक्त। कॉपर करीब 3/4% टूटा हुआ है, निकल 1% टूटा है और जिंक 0.9% नीचे। क्या हो रहा है मेटल्स में? क्या अब भी बेचने का ही मौका है? बेस मेटल्स में पिछले 15-20 दिनों से, इनफैक्ट यू कैन से मई मंथ में व्यू हैज बीन बेरिश फॉर बेस मेटल्स, जो कहा जाता है सेल इन मे एंड गो अवे, दैट सूट्स फॉर बेस मेटल दिस टाइम। हम लोग यही कह रहे हैं अपने ट्रेडर्स को एंड क्लाइंट्स को कि बेस मेटल्स में सेल ऑन रैलीज का व्यू रखें, जो भी छोटी रैली आती है उसमें बेचें। इनफैक्ट दिस वीक जो चाइना का डेटा आया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स एंड फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट का, काफी खराब था। अभी भी यही दिखा रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी अभी भी डोलड्रम्स में है। तो जब तक चाइना में रिकवरी नहीं आती, आई डोंट एक्सपेक्ट कि बेस मेटल की प्राइसेस में हम काफी मजबूती देखेंगे। थोड़ा बहुत जो भी बुलिश मोमेंटम आता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटर मार्केट एनालिसिस कि डॉलर इंडेक्स में हम कभी देखते हैं कि काफी नरमी बन जाती है, तो तब बेस मेटल्स आउट परफॉर्म करते हैं। बट ओवरऑल फंडामेंटल्स आर स्टिल वीक, इन्वेंट्रीज अभी भी काफी बनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रैली आ सकती है। सेल ऑन रैलीज का ही भी रखें। इनफैक्ट आज कॉपर में भी 311 के आसपास की लेवल्स मिलती है, तो सेलिंग की जा सकती है 314 के स्टॉप लॉस से। टारगेट्स 307, 308 देखे जा सकते हैं। जिंक में भी मुझे लग रहा है सेलिंग की जा सकती है 127 की लेवल पे स्टॉप लॉस
126 के लेवल पे स्टॉप लॉस 127 का रखना चाहिए एंड नीचे में हम टारगेट 124 तक भी आते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है बेस मेटल पैक वीक रहेगा, सब में सेलिंग की जा सकती है। ओके, तो ये सलाह है बेस मेटल्स पर, आगे वीकनेस ही देख रही हैं रेनिशा और बिकवाली करके ही चलने की सलाह है। रेनिशा, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आगे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का ऐलान करेंगे, कहीं मत जाइए। सीएनबीसी आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानते हैं। 16 मई को करेंसी चैंपियनशिप में विजेता रहे मनी क्लासिक रिसर्च के दीपक मिश्रा। दीपक जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है, कंग्रेचुलेशंस। क्या आप बताएंगे, आप कौन सी करेंसी में आप ट्रेड कर रहे थे? आपका सक्सेस रेट 30% का है। कौन सी करेंसी ने आपको जीत दिलाई है? दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? कंग्रेचुलेशंस। मैं यही जानना चाहती थी कि कौन सी करेंसी में आपने रिकमेंडेशन दी थी और आज के लिए आपका व्यू क्या है? हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। JPY में हम लोग रिकमेंड मैक्सिमम अभी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अस बेसिकली हम मूवमेंट उसको अच्छे से ट्रैक भी कर पा रहे हैं और JPY यूरो INR में हमने जो है दिए थे अभी तक रिकमेंडेशन, और आगे भी हम उन्हीं करेंसीज में देख रहे हैं। आगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि JPY यहाँ से जो है 60 के लेवल्स तक हमें आगे और दिख सकता है और कंटिन्यूसली अभी हम 2 दिन टॉप पर रहे हैं। आगे भी हमारी कोशिश है कि हम इस पोजीशन को आगे भी स्टैंड कर सके, कंटिन्यू रख सकें और ज्यादा से ज्यादा और बेहतर प्रॉफिट हम हमारे क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को दे सकें। ऑलराइट दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक आगे के कंपटीशन के लिए भी। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज के साथ, आगे लेकर आ रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस।